एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 13.7। हमें दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। यही पढ़ के आए थे। एन क्या है? कोई नॉर्मल वेक्टर, यानी प्लेन के कोई परपेंडिकुलर वेक्टर, डी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। तो अब दो प्लेन है, एक मान लिया ये हो गया फर्स्ट प्लेन। सेकंड प्लेन हमने कंसीडर कर लिया r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d। इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होगा? तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल का मतलब है जो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। जैसे एक प्लेन तो हो गया ये कंप्लीट हम दीवार भी कंसीडर कर सकते हैं। एक प्लेन क्या हो गया? ये फ्लोर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इसका नॉर्मल वेक्टर तो ये होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ये एंगल, यानी दोनों के नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होता है वो ही दो प्लेन्स के बीच में एंगल। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is equal to angle between their normal vectors। ये एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल होगा वही दो प्लेन के बीच में। तो परपेंडिकुलर क्या है? इसका नॉर्मल क्या है? n1 है, इसका क्या है? n2 है। तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल का मतलब इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा। और ये दोनों क्या है? वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? n1 डॉट n2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था a डॉट b, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। तो a और b के बीच में, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं। तो n1 और n2 क्या है? दो वेक्टर्स ही तो है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें तो, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? देखना, लेट n1 हमने कंसीडर कर लिया, हमारे पास है a1i b1j प्लस में c1k। n2 वेक्टर हमारे पास है a2 b2j c2। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल cos थीटा क्या हो जाएगा? n1 डॉट n2, यानी इन दोनों की आपस में डॉट प्रोडक्ट करना क्या होगा? तो a1 की किससे होगी? a2 से, i की i के साथ, प्लस b1 की b2 से, तो c1 की c2 से। डिवाइड में वेक्टर n1 है, उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ऐसे ही n2 का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c। ये आ गया अगर कार्टेशियन फॉर्म में एंगल फाइंड आउट करना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है? a1 b1 c1 तो है जो नॉर्मल वेक्टर पहले प्लेन का है उसके डायरेक्शन रेशियो, यानी उसके i j के कोएफिशिएंट। a2 b2 c2 जो दूसरा नॉर्मल वेक्टर यानी दूसरे प्लेन का है उसके i j के कोएफिशिएंट्स या उसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अब कंडीशंस, दो कंडीशंस। फर्स्ट, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन्स हमारे पास परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा? 90। cos 90 कितना होता है? 0। ये कितना हो गया हमारे पास? 0। और ये मल्टीप्लाई होगा 0 में, सारा 0, तो कितना आ गया? n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो एंगल थीटा 90 फाइंड आउट करने की बजाय हम n1 डॉट n2 को 0 भी दिखा सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में। इफ, या फिर इस फॉर्म में बात करूं तो मैं, ये तो होगी वेक्टर फॉर्म में, ऐसे निकल सकते हैं। अगर इसमें बात की जाए, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है तो cos 90 0। तो ये कितना हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा? 0। ये भी दिखा सकते, बात बोलिए। ठीक है, अगर दोनों प्लेन्स क्या हैं, चलो वो बाद में देखते हैं कंडीशंस। सिर्फ इतना ही देखो, उसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या पैरेलल होंगे तो क्या।
फिलहाल अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, या इस क्रम में बोले तो n1 डॉट n2। तो बस इतना करना है, इतना ही इसमें एंगल से फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं पर बेस्ड। करते हैं एक्सरसाइज 13.7। फर्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फर्स्ट पार्ट पर हमारा r डॉट i प्लस 2j माइनस इज इक्वल टू 3, एंड सेकंड जो हमारा प्लेन है वो गिवन है r डॉट 2i माइनस j माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू। ये दो प्लेन्स गिवन है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट। तो हमें पता है प्लेन की जनरल इक्वेशन r डॉट n1 इज इक्वल टू ये है d1, ये r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू -1 जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा d2, ये हो गया d1। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास n1 वेक्टर तो आ गया इतना, n2 वेक्टर आ गया इतना, तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर्स यानी n1 और n2 के बीच में क्या एंगल तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सोल्व कर लेना इसको, जो भी आएगा cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू 1/2 तो सिंपल π/3 हो गया, तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है जैसे 2x - y + z = 6। दूसरा प्लेन है x + y + 2z = 7। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो ये तो क्या है a1 है, ये -1 क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, इसका जो कोएफिशिएंट 1 है वो कितना हो जाएगा c1, ये कितना हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 1, ये a2 ये b2 ये c2। तो cos थीटा क्या आता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं उसी की तो हम क्या लेकर चलते हैं ij के कोएफिशिएंट्स। और ये प्लेन है तो ये भी क्या है चेक करना, पहले कल की वीडियो में बताया था ये भी नॉर्मल वेक्टर्स के ही कोएफिशिएंट्स है ij के, यानी नॉर्मल वेक्टर्स के ही डायरेक्शन है। अगर ऐसे समझ में ना आए कोई बात नहीं, इसको वेक्टर फॉर्म में तो चेंज कर सकते हैं ऐसे, फिर फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करना दो प्लेन्स के बीच में। अब उसके बाद सो दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दो प्लेन्स गिवन है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना r डॉट -i - j प्लस k, सेकंड है r डॉट 2i - j प्लस k, इनको परपेंडिकुलर दिखाना है। तो ये एक वेक्टर तो n1 हो गया, दूसरा क्या हो गया n2 हो गया। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए सिर्फ इतना कर देना n1 डॉट n2 को 0 दिखा देना। अगर 0 दिखा दिया तो दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर, सो प्लेन्स भी क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर तो है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n1 डॉट n2 को 0 रखना, उसको सोल्व करोगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले तीन पार्ट तो कर सकते हैं, तीन क्वेश्चन तक, फोर्थ से स्टार्ट।
फाइंड द फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। And passing through 0.3 minus 1. एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो प्लेन क्या है? पैरेलल है इस प्लेन के, यानी ये जो गिवन प्लेन है इसके पैरेलल है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, और हमारा जो प्लेन जो फाइंड आउट करना है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले तो जिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो कहां से पास हो रहा है? 3 1 minus 2। इस स्टेटमेंट को देखना। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, सबसे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 1 minus 2, यानी एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस z1। तो ये आ गया हमारी प्लेन की इक्वेशन। बस इसमें हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अगर ये मिल गया तो प्लेन की इक्वेशन आ। तो ये कैसे आई? अब एक दूसरी कंडीशन है, इसको देखना। अब क्या कह रहा है? जो रिक्वायर्ड प्लेन यानी अब ये प्लेन फर्स्ट ही है, ये क्या है? इस गिवन प्लेन के क्या है? पैरेलल है। तो पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन प्लेन इन कार्टेशियन क्या होगा? बस x y z जोड़ते हैं, x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 5। ये हमारा गिवन प्लेन। अब फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन दोनों क्या है? पैरेलल। अब दो प्लेन पैरेलल है तो देखना यहीं पर देखना। मान लिया ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों पैरेलल है। तो इनके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? यानी इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का ये बाहर की तरफ होगा, इसका भी क्या होगा? बाहर की तरफ। यानी दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स क्या होंगे? बाहर की तरफ होंगे। तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी तो क्या है? चेक कर सकते हैं यहां से। दोनों क्या है? पैरेलल भी तो है। नहीं आया समझ में? अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, मान लिया ये प्लेन भी ऐसे है और ये प्लेन भी ऐसे है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी बाहर की तरफ, इसका भी नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या है? पैरेलल है। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है? जो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होता है। तो दो प्लेन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या है? पैरेलल है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? पैरेलल। Since then their direction ratios are proportional भी कह सकते हो। proportional के बाद उनको हम सेम भी दिखा देते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं their direction ratios। पहले proportional लिखते हैं, फिर proportional से k वगैरह को कॉमन आके सेम ही हो जाएगा बाद में। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? इनके सेम हो जाएंगे। तो इस नॉर्मल यानी डायरेक्शन रेशियोज देयर नॉर्मल, कोई बात ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो क्या है? 1 है, 2 है, 3, और इसके डायरेक्शन रेशियोज a b c। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, a की जगह क्या रखना? 1 रखना। 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस में 2 इंटू में y माइनस 1 प्लस 3 इंटू में z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व कर लेना, ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फिर से बता रहा हूं, कोई बात नहीं। एक बार
सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करें जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो लिख लेते हैं a into x minus x1 b into y minus y1 c into z minus z1। अब abc क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल की, या प्लेन की भी बोल देते हैं, वही की बात है। abc क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब जो प्लेन गिवन है उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, ये आ गया। अब ये दोनों प्लेन, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन दोनों पैरेलल है, तो दो प्लेन्स पैरेलल हैं, तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, इसका भी बाहर की तरफ, यानी दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, तो यानी नॉर्मल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ए बी सी, यही तो है, और यहाँ पर क्या है, ए बी सी। तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी a1 के इक्वल होगा, b2 के इक्वल, c3 के इक्वल। तो a की जगह क्या करना, फर्स्ट में 1, b की जगह 2, c की जगह 3 रख देना और सोल्व कर लेना ये प्लेन की इक्वेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, दोनों एक पार्ट, दो पार्ट है, दोनों सेम है, एक पार्ट कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों से। एक प्लेन हमारा इन दो पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। पहले तो ये जो प्लेन है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा 6x minus 2y plus 2z is equal to 9 कर लेना करना 6x minus 2y plus 2z is equal to 9, ये प्लेन है। सॉल्यूशन में कर लेना एक स्टेप में। तो पहली चीज तो ये प्लेन दो पॉइंट से पास हो रहा है, यानी ये कोई प्लेन है, दो पॉइंट से पास होने का मतलब ये दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो देखते हैं प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है जब एक पॉइंट से पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 minus 1 2 इज क्या होगी, a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1, c इंटू में z माइनस z इज इक्वल टू 0। ये आ गया फर्स्ट प्लेन, यानी यही प्लेन है जो फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। आल्सो प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू, अब प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन आ गई। अब यही प्लेन इस पॉइंट से भी तो पास हो रहा है, दोनों पॉइंट से तो पास हो रहा है, तो आल्सो प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू 2 minus 2 and 2, देन अब प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी ये पॉइंट क्या है, प्लेन के ऊपर है, तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 minus 2 और 2 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x y z की जगह ये वैल्यू लिख देना, x की जगह 2 रखना, 2 minus 1 1 a आ गया, y की जगह -2 रखना, -2 + 1 -1 -3, 2 रखेंगे, 2 minus 2 0 लिख लेते हैं 0 से। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, a b और c की वैल्यू बस चाहिए, उसको फर्स्ट में रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई, एक इक्वेशन अगर और मिल जाए तो a और b की वैल्यू इन रख देंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, एक कंडीशन और भी गिवन है उसको पढ़ना, प्लेन जो पास कर रहा है इन पॉइंट से क्या है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर।
यानी फर्स्ट प्लेन तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ये है गिवन प्लेन, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो यानी उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या होंगे परपेंडिकुलर, या दूसरी टर्म में बात करें डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बताया था, ये क्या होगा 0 होगा। यानी n1 डॉट n2 से करते हैं तो यही आता है, यानी पहला जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो जो दूसरे इनका प्रोडक्ट 0 होगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो कितने हैं 6 है, -2 है, 2 है। इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं a है, b है, c है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे 0। तो कितना हो जाएगा 6 है, ये कितना हो जाएगा -2b, और ये कितना हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। ये आगे इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना। ये कितना आएगा -2, वो तो 0 ही है। ये कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, इसको मान लिया लैम्डा की इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2 लैम्डा, b की वैल्यू कितनी आ गई ये -7 है तो -2 लैम्डा, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4 लैम्डा। तो इसको फर्स्ट में पुट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स a की जगह रखना 2 लैम्डा -2 लैम्डा, सॉरी b की जगह b -2 लैम्डा, और c की जगह 4 लैम्डा -2। या अब लैम्डा तो क्या है सब में है, तो लैम्डा को मनाएगा 0 में चला जाएगा, बच गया कितना सिर्फ, तो -2 किससे करेंगे -2x -2 -2y -2 4z -8 इक्वल टू 0। तो सब उधर भेज दिया, 2x प्लस का 2y माइनस का प्लस का हो जाएगा 4z माइनस का -2 -2 -4 -8 -12 उधर गया तो +12 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस में y माइनस में 2z प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये करना सॉरी -2 की -1 से करेंगे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचेगा -8, तो उधर गया +8 डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे प्लेन की। एक बार फिर से अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो एक प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो पहले एक पॉइंट से बात करते हैं। तो एक प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन होती है a × x - x1 b × y - y1 c × z - z1, लिख दिया, फर्स्ट प्लेन आ गया। अब यही प्लेन दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो क्या करना, ये पॉइंट क्या करेगा इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x y z की जगह ये पॉइंट रख देना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब एक इक्वेशन आ गई, हमें एक और चाहिए। तो अब क्या करें, ये प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो यहाँ पर जो पहला प्लेन है उसके डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे 6 - 4 2। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं a b और c, यानी इनका प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करेंगे तो a b c की वैल्यू इनको उठाकर फर्स्ट में रख देना, वो प्लेन की इक्वेशन से। अगर क्वेश्चन 6 अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार और सिंपल तरीके से क्लियर कर देता हूं। देखना, हमने ये पढ़ा था r डॉट n1 इक्वल टू d2, r डॉट n2 इक्वल टू d2, ठीक है। तो ये क्या है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते तो ये आता है a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1।
इसको पार्टीशन में लिखते हैं तो a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू d2। ठीक है, क्योंकि n1 वेक्टर जो हमारे पास था वो था a1i b1j और c1k, और n2 जो वेक्टर था वो था a2 b2j c। अब यहां से आ जाएगा अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो देखना। तो n1 डॉट n2 अगर कह रहे हैं ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, n1 डॉट n2 0। कितना तो क्लियर है। n1 डॉट n2 0 का मतलब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 की a2 से होगी, b1 की b2 से होगी, c1 की c2 से, तो पार्टीशन फॉर्म में ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 0। यानी अगर दो प्लेन्स गिवन है और कह दिया दोनों प्लेन, पार्टीशन फॉर्म की बात कर रहा हूं, दोनों परपेंडिकुलर है तो a1 a2 यानी x के कोएफिशिएंट x के साथ b1 b2 और c1 c2 क्या होते हैं 0। यही किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। एक प्लेन तो था क्या 2x प्लस 3y, एक तो हमारे पास ये था, एक हमारे पास कुछ ऐसा था। तो ये दो प्लेन्स परपेंडिकुलर थे तो यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है चेक करें तो 2 है, यहां पर कितना है a है, तो यही तो लिखा था 2a, 3 की हमने b से की 3b यानी a1 a2 b1 b2, और z की z के साथ c1 c2 यानी 4 की करेंगे c से। तो कभी भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो x के कोएफिशिएंट y के और z के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करना वो 0 के इक्वल आता है। ऐसे समझ लेना जैसे भी समझ में आए, क्योंकि इनका आगे भी यूज होने वाला है इसलिए बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में उनमें भी यही यूज होगा तो एक बार अच्छे से डाउट क्लियर कर लें। तो बस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 सारे क्वेश्चन एक जैसे, फिर एक 11 क्वेश्चन फिर से लगा है। तो 7, 8, 9, 10 में से एक क्वेश्चन होता है। चलो 9 देखिए। Find equation of plane passing through 1 1 minus 2 and perpendicular to each of the plane। दो प्लेन्स के क्या है परपेंडिकुलर है। 2x minus 3y plus 4z is equal to 0। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इन दोनों प्लेन्स के क्या है परपेंडिकुलर। पहले तो पॉइंट से बात करते हैं। एक प्लेन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी। सबसे पहले तो हमेशा यही करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 minus 1 ये आएगी a इंटू में x माइनस x1 b इंटू में y माइनस y1 प्लस में c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन आ गया जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सिर्फ इसमें a b c की कमी है। अब कंडीशंस गिवन है। नाउ प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू x प्लस में 2y प्लस में 3z माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस में 4z। देन जो हमारा पहला प्लेन है इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, पहला ही प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो x का कोएफिशिएंट यानी ये a1 ये b1 मल्टीप्लाई करना, b की 2 के साथ c की 3 के साथ, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो a की करेंगे 1 के साथ a, b की करेंगे 2 के साथ 2b और c की करेंगे 3 के साथ 3c इक्वल टू 0। यही तो बताया था। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो हो, यानी नॉर्मल्स के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। ये क्वेश्चन आगे सेकंड। ठीक है, अब प्लेन फर्स्ट इसके भी परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये a1 है ये a2 है तो a1 a2 2a, ये b1 b2 माइनस 3b, ये c1 ये c2 प्लस 4c इक्वल टू 0।
ये आ गई इक्वेशन। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनको निकाल के फर्स्ट में पुट कर देना, लैम्डा जो भी आएगा वो तो कॉमन होकर 0 में चला जाएगा, वो हमारे प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड। तो करना इस क्वेश्चन को, क्लास क्वेश्चन हो जाएगा 11 इसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही करा देता हूं 11th को। इससे क्या हमें ये भी आ जाएगा कि अगर नहीं आया तो लास्ट लेक्चर में एक प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एक क्वेश्चन में साथ साथ। सो दैट प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 1 1 दूसरा है 1 -1 1 एंड तीसरा है 7 -7 3 is perpendicular to xz। क्या शो करना है, एक प्लेन जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी एक्सजेड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ये दिखाना है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद इस प्लेन की इक्वेशन, और फिर दोनों को हम क्या दिखाएंगे, यानी दोनों का नॉर्मल्स का प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे, तभी कहेंगे दोनों प्लेन्स के है परपेंडिकुलर। तो पहला काम तो क्या करना है, पहले इस प्लेन की इक्वेशन निकालो। क्या होगी, ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कोई प्लेन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट है, 1 1 1 है कहीं, एक 1 -1 है कहीं, और एक -7 -3 ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये 3 पॉइंट इसके ऊपर है, ये बात है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट की बात करते हैं, पासिंग थ्रू 1 1 1 इज क्या होगी, a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1, ये x1 y1 z1, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब जो प्लेन फर्स्ट है, इक्वेशन आ गई प्लेन की, अब जो प्लेन फर्स्ट है उसमें ए बी सी और चाहिए, तो उसके लिए क्या, ये जो फर्स्ट प्लेन है इससे तो पास हो ही रहा है, अब इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इससे भी हो रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट क्या है, प्लेन के ऊपर है, तो क्या प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो नाउ फर्स्ट पासिस थ्रू 1 -1 और 1 एंड -7 3 देन क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो पहले इससे देखते हैं। तो x की जगह 1 रखना, 0 लिख देता हूं, 0 -1 रखना, -2 1 रखना, 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसको रखना है, इसके अंदर कितना आ जाएगा, -7 -1 -8, इसको रखेंगे 3 -1 2, और इसको रखेंगे -6c, ये आ गई इक्वेशन। तो यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट के अंदर रख देना, वो हमारा प्लेन की इक्वेशन है। तो सॉल्व करना, तो इसको दबा लिया, तो -2 की -6 से +12, ये तो 0 है, ये -b, इसकी इससे 0, इसकी इससे 0, ये तो 0 ही आ गया। फिर उसके बाद c को दबाना, ये क्या हो जाएगा, इसकी इससे 0, -2 -8 16, लेकिन एक माइनस और होता है, फिर कितना आ जाएगा, -16, इनको रख दिया लैम्डा b पर। a की वैल्यू आ गई 12 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई 0 into लैम्डा 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू आ गई -16। सो देयरफॉर प्लेन फर्स्ट बिकम्स, a की वैल्यू यहां पर रखना
12 लैम्डा x माइनस 1, ये जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग ये तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। इसको रखना माइनस 16 लैम्डा z माइनस 1, तो लैम्डा का कॉमन आएगा, जीरो में चला जाएगा, ठीक है। तो 12x माइनस 12 माइनस 16z प्लस 16 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 12x माइनस 16z, ये कितना हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3x माइनस 4z प्लस में 1 इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट को क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया। इसको उधर भी ले जा सकते हैं माइनस, इसको मान लेते हैं 40। तो जो प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा था उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब एक है एक्स जेड प्लेन, तो फोर्थ प्लेन को और जो एक्स जेड प्लेन है इनको परपेंडिकुलर दिखाना, तो ये सारा रफ कर रहा हूं अब मैं। फोर्थ प्लेन हमारे पास क्या है 3x माइनस 4z, अगर y भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0 इंटू में y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 1, 0 इंटू y, 0 ये कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड गिवन प्लेन कितना है हमारे पास xz प्लेन, तो xz प्लेन की इक्वेशन क्या होती है xz प्लेन के ऊपर। अब एक चीज ध्यान देना, ये x है ये y है, इस पे हमेशा कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा 2 3 0, यानी z कोऑर्डिनेट xy प्लेन पे हमेशा क्या होता है 0 होता है, 0 होता है, तो xy प्लेन की इक्वेशन क्या होगी z इस पर हमेशा 0 होगा, तो लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, याद रखना इक्वेशन ऑफ xy प्लेन वो क्या होती है इज z इक्वल टू 0, क्योंकि xy प्लेन का हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ऐसे ही इक्वेशन ऑफ xz प्लेन क्या होगी y इक्वल टू 0, क्योंकि xz प्लेन पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो xz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। तो इसको अगर उसी फॉर्म में लिखे कंप्लीट, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 0x प्लस 1 इंटू में y प्लस में 0 इंटू में z इक्वल टू 0। इसको कोई फर्क पड़ा, बात तो वही है, ये भी 0 ये भी 0, यानी y इक्वल टू 0 ही कह रहा है, बस इसको थोड़ा आसान हो जाए इसलिए लिख दो। तो ये प्लेन आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ। अब फोर्थ और फिफ्थ को परपेंडिकुलर लिखना, फोर्थ इज परपेंडिकुलर टू फिफ्थ कब होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0, तो 3 की 0 से करेंगे तो 0, 0 की 1 से करेंगे तो लिख देता हूं 0, 3 की 0 से करेंगे तो 0 और माइनस 4 की 0 से, तो चेक कर सकते हैं सारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, यानी फोर्थ प्लेन और फिफ्थ प्लेन आपस में क्या है परपेंडिकुलर कब होंगे जब इसका और इसका प्रोडक्ट b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए, तो हमने दिखाया 3 की 0 से ये रिजल्ट क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है फोर्थ एंड फिफ्थ आर देयरफॉर प्लेन फोर्थ इज परपेंडिकुलर टू फिफ्थ, ये लिखना, यानी जो हमारा प्लेन होगा वो xz प्लेन के परपेंडिकुलर। तो करना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।